गर्भवतियों के लिए शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पोषण से भरपूर आहार की महत्वता और पोषण से भरपूर कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। आइए पहले समझते हैं कि पोषण से भरपूर आहार की क्या महत्वता होती है। गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों की ज़रूरत बढ़ जाती है। यह खास तौर पर कोशिकाओं के विकास के लिए होता है। पोषण से भरपूर आहार भ्रूण की वृद्धि और विकास में सहयोग देता है। इसीलिए ये जरूरी है कि बेहतर पोषण वाला आहार खाया जाए। पोषण से भरपूर आहार गर्भावस्था में शरीर को तकलीफों से बचाता है। आहार में भरपूर प्रोटीन, अच्छी चर्बी, विटामिन और खनिज पदार्थ होने चाहिए। पोषण से भरपूर आहार खाने से मतली और कब्ज से भी राहत मिल सकती है। पोषण से भरपूर आहार से एनीमिया, गर्भावस्था का मधुमेह और उच्च रक्तचाप का खतरा कम होता है। ये जन्म के समय नवजात का कम वजन का पैदा होना और समय से पहले प्रसव के खतरे से भी बचाता है। आहार के अलावा हर दिन 8 से 10 गिलास पानी भी जरूर पीना चाहिए। पोषण से भरपूर खाने के साथ ये भी जरूरी है कि शरीर पोषक तत्वों को सोख पाए। खाने में पाए जाने वाले फाइटेट, ऑक्सलेट और टैनिन शरीर को पोषक तत्वों को सोखने पर असर करते हैं। खाने को पकाने के अलग अलग तरीकों से शरीर का पोषक तत्वों को सोखना बढ़ाया जा सकता है, जैसे भिगोना, अंकुरन, भूनना और खमीर उठाना। सेकना, पकाना और उबालना भी कुछ उदाहरण हैं। पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए हम अलग अलग पोषण से भरपूर पाउडरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन के पत्तों का पाउडर, कड़ी पत्तों का, दाने और बीजों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पाउडरों को बनाने के तरीकों के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। इस ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। गर्भावस्था के 9 महीनों में स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ना जरूरी है। इस दौरान शक्कर का इस्तेमाल ना करें, ना ही गुड़ और फैक्ट्री में तैयार किया हुआ झटपट पकने वाला खाना खाएं। कैफीन, शराब और तंबाकू के इस्तेमाल से भी बचें। बिना डॉक्टर की अनुमति के किसी भी दवा का सेवन ना करें। इसके बारे में अधिक जानकारी एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाई गई है। अब आइए सबसे पहले बनाना सीखते हैं लोबिया की इडली। इसे पकाने के लिए हमें चाहिए 2-2 चम्मच साबुत बाजरा, साबुत कंगनी, साथ में हमें चाहिए 1-1 चम्मच अंकुरित लोबिया, अंकुरित साबुत काला चना, मेथी के बीज, भुने हुए सूरजमुखी के बीज और हमें चाहिए 1/4 चम्मच सहजन के पत्तियों का पाउडर, कड़ी पत्तियों का पाउडर, दाने और बीजों का पाउडर और नमक। सबसे पहले लोबिया और साबुत चनों को अंकुरित करने से शुरुआत करें। आइए अंकुरण की प्रक्रिया को समझते हैं। रात भर के लिए लोबिया और काले चने को अलग अलग भिगो दें। सुबह पानी निकालकर अलग अलग सूती कपड़ों में बांध दें। फिर अंकुरित होने के लिए हल्के गर्म जगह पर 2 दिन के लिए रखें। याद रखें, अलग अलग फलियां अंकुरित होने में अलग अलग समय ले सकती हैं। जब फलियां अंकुरित हो जाएं, तो बाजरा और मेथी को इकट्ठे भिगो दें। इन्हें रात भर या 6 से 8 घंटों के लिए भिगो दें। सुबह पानी निकालें और सूरजमुखी के बीजों के साथ पीसकर एक घोल बना लें। पीसने के लिए मिक्सी या सिलबट्टे का इस्तेमाल करें। पीसकर इस मिश्रण का खमीर उठने के लिए रात भर या 6 से 8 घंटों के लिए रख दें। पकाने से पहले घोल में नमक और अन्य पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इडली के बर्तन में हल्का तेल लगाएं और घोल को डाल दें। फिर कुकर या स्टीमर में 10 से 12 मिनट तक पकाएं। या फिर कुकर में 1/4 पानी भरकर बिना सीटी लगाए भाप लगवा सकते हैं। 7 से 8 मिनट के बाद इडली निकालें और गरम गरम परोसें। इस इडली में भरपूर है प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन और भरपूर हैं फोलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी। अगला हम सीखेंगे सनवा और बाजरा की खिचड़ी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1-1 चम्मच
साबुत सनवा, अंकुरित बाजरा, अंकुरित सोयाबीन, एक बारीक कटा प्याज, एक बारीक कटा गाजर, एक बारीक कटा चुकंदर। इसके साथ चाहिए एक एक बड़ा चम्मच घिसा हुआ नारियल और खसखस के बीज। साथ ही चाहिए आधा कप दही, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, जीरा, सहजन के पत्तियों का पाउडर, कड़ी पत्तियों का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच तेल या घी। ध्यान रखें, हमने बाजरा और सोयाबीन को अलग अलग भिगोकर अंकुरित किया है। अलग अलग सामग्री अंकुरित होने में अलग अलग समय ले सकती है या फिर इकट्ठे हो सकती है। जब मैंने बनाया तो सोयाबीन ने अंकुरित होने में ज्यादा समय लिया। सनवा को पानी में 6 से 8 घंटों तक भिगो दें, फिर पानी निकालें और इसे अलग रख दें। प्रेशर कुकर में तेल गरम करें और जीरा डालें। अब सारी सब्जियां, सनवा, अंकुरित बाजरा, अंकुरित सोयाबीन और दही डाल दें। घिसा नारियल, खसखस के बीज, नमक, अन्य पाउडर और सारे सूखे मसाले भी डालें। अच्छी तरह मिला लें और 1 कप पानी डालें। खिचड़ी को कुकर में 2 सीटी तक पकाएं। जब बन जाए तो परोस दें। ये खिचड़ी भरपूर है प्रोटीन से, अच्छी चर्बी, विटामिन ए और कैल्शियम से। इसमें भरपूर हैं खनिज पदार्थ जैसे आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम और फास्फोरस। तीसरा हम सीखेंगे मूंग रैप। इसके लिए आपको चाहिए 1/4 कप अंकुरित रागी का आटा, 1 बड़ा चम्मच बेसन, आधा कप अंकुरित मूंग, 1/4 कप मसला हुआ पनीर, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ टमाटर। इसके साथ हमें चाहिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर, जीरा, कड़ी पत्ता पाउडर, सहजन के पत्तियों का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तेल या घी। हमें चाहिए होगा साथ में आधा नींबू और नमक स्वाद अनुसार। मूंग को पहले इस ट्यूटोरियल में बताए गए तरीके से अंकुरित कर लें। अंकुरित रागी का आटा तैयार करने के लिए रागी को रात भर भिगोए रखें। अब इसे मलमल के कपड़े में बांध दें और 6 से 8 घंटों या रात भर रखें। अंकुरित होने के बाद रागी को लोहे के तवे पर सूखा भून लें। फिर मिक्सी या सिलबट्टे पर पीसकर आटा बना लें और अलग रख दें। लोहे के तवे पर तेल गरम कर लें। जीरा, सूखे मसाले और पाउडर डालें। कटी हुई प्याज और टमाटर डालकर थोड़ा नरम होने तक पकाएं। फिर अंकुरित मूंग डालकर इसे 10 मिनट और पका लें। इसमें पनीर और नमक डालें। फिर 5 से 10 मिनट तक पकाएं। 1/4 कप पानी डालकर इसे 5 से 10 मिनट तक और पका लें। अब चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। फिर नींबू का रस मिलाकर इस मिश्रण को अलग रख दें। अब रागी के आटे और बेसन को एक कटोरे में मिला लें। इसमें गुनगुना पानी मिलाकर आटे की लोई बना लें। अब लोई को बेलकर पराठे की तरह बनाएं। फिर तवे पर पराठे को दोनों तरफ से सेक लें। पराठे को सेककर प्लेट में रख लें और पराठे के बीच में मूंग का मिश्रण रखें। फिर इसे लपेटें और परोसें। इसमें भरपूर है प्रोटीन और अच्छी चर्बी। इसके साथ साथ इसमें है कैल्शियम, आयरन और फोलेट, मैग्नीशियम और जिंक भी। सनवा, बाजरा और अनाज के अलावा आप दूसरे सामग्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जवार, कोदरा, टूटे गेहूं या साबुत गेहूं। इसी तरह आप अंकुरित अनाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अंकुरित सफेद चना, अंकुरित हरी मटर या अंकुरित मोठ। बताए गए बीजों के अलावा अपने इलाके के दूसरे बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तिल के बीज, कद्दू के बीज, सन के बीज और हलीम के बीज।
गर्भावस्था में बेहतर स्वास्थ्य और शिशु की अच्छी सेहत के लिए इन खानों को अपने आहार में शामिल करें। इसी के साथ यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। इस स्क्रिप्ट को विनय कुमार ने अनुवादित किया है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।